कभी सोचा है कि स्कूल के इम्तिहानी पर्चे बस यूं ही नहीं बन जाते। ये सिर्फ कुछ सवालों का मजमुआ नहीं होते। नहीं, इनके पीछे एक पूरा साइंसी तरीकाकार होता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और कदम ब कदम समझेंगे कि एक मेयारी स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट आखिर तैयार कैसे किया जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक वाकई अच्छा, एक मेयारी इम्तिहानी पर्चा आखिर बनता कैसे है। मतलब एक ऐसा पेपर जो सिर्फ रट्टा चेक ना करे बल्कि ये भी देखे कि तालिब इल्म ने बात को समझा कितना है, उसका तज्जिया कैसे करता है और इसे इस्तेमाल में कैसे ला सकता है। चलें इसके पीछे की साइंस को ज़रा खोल कर देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये तहसीली जांच या अचीवमेंट टेस्ट है क्या चीज़। सीधे सादे लफ्ज़ों में ये एक बाकायदा तरीक़ा है ये मालूम करने का कि पढ़ाई के दौरान एक तालिब इल्म ने क्या और कितना सीखा है। इसका मकसद बस यही है कि सीखने को नापा जा सके, उसे एक ठोस शक्ल दी जा सके और ये देखा जा सके कि जो सिखाना मकसूद था वो कहाँ तक पहुँचा। तो किसी भी अच्छे टेस्ट का जो सफ़र है ना, वो शुरू होता है उसके पहले और सबसे सबसे अहम मरहले से, और वो है मंसूबाबंदी यानी प्लानिंग। यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होनी है। यहीं पर सब कुछ तय होता है, किस क्लास का पेपर है, कौन सा सब्जेक्ट है, टाइम कितना मिलेगा और टोटल नंबर्स कितने होंगे। अब मंसूबाबंदी का जो दिल है ना, वो है दो बुनियादी सवाल। पहला, क्या जांचना है, यानी हम परखना क्या चाहते हैं, कौन से तालीमी मकासद। और दूसरा, कैसे जांचना है, मतलब किस किस्म के सवालों से ये काम किया जाएगा। जब तक इन दोनों सवालों के साफ जवाब ना मिल जाएं, एक अच्छा और मुतवाज़न पेपर बन ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो मंसूबाबंदी है ये असल में 4 सुतूनों पर खड़ी है। पहला है मकासद को अहमियत देना, मतलब नॉलेज, समझ और एप्लीकेशन जैसे मकासद के लिए कितने नंबर रखे जाएं। दूसरा सुतून है मवाद को अहमियत देना, यानी किस चैप्टर से कितने सवाल आएंगे। तीसरा है सवालात की अक़साम कि भई एमसीक्यूज़ कितने होंगे और लंबे सवालात कितने। और चौथा सुतून है मुश्किल की सतह को अहमियत, मतलब आसान, दरमियाने और मुश्किल सवालों में एक बैलेंस कैसे बनेगा। ये देखें ज़रा इस टेबल को। यहाँ आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि मवाद को अहमियत कैसे दी जाती है। ये सोशल साइंस के निसाब की मिसाल है। इसमें मुख्तलिफ हिस्सों को उनकी अहमियत के हिसाब से नंबर दिए गए हैं। ऐसा करने से ये पक्का हो जाता है कि पेपर में पूरा सिलेबस कवर हो और कोई भी ज़रूरी टॉपिक रह ना जाए। चलें, अब जब मंसूबाबंदी के सारे फैसले हो गए तो इन सबको एक जगह इकट्ठा करने का वक्त है, और इसी के लिए हम आते हैं अपने दूसरे मरहले पर, जो है ब्लूप्रिंट की तैयारी। ब्लूप्रिंट को आप यूं समझ लें कि ये इम्तहानी पर्चे का एक तफसीली नक्शा है, इसका आर्किटेक्चरल प्लान। तो ये ब्लूप्रिंट है क्या? ये असल में एक 3 डायमेंशनल चार्ट है जो 3 चीज़ों को आपस में जोड़ता है: निसाब का मवाद, तालीमी मकासद और सवालात की अक़साम। जो बंदा पेपर बना रहा है, इसके लिए ये एक रोड मैप की तरह काम करता है। इसे देखकर हर सवाल की जगह और उसका मकसद बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है। ये देखें, ये एक खाली ब्लूप्रिंट का फॉर्मेट है। आप देख सकते हैं कि इसके कॉलम्स में तालीमी मकासद हैं, जैसे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, और रोज़ में निसाब के अलग अलग यूनिट्स लिखे हैं। हर खाना बस इंतज़ार कर रहा है कि प्लान के मुताबिक इसमें कौन सा सवाल फिट किया जाए। और ये रहा एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट। अब ये सिर्फ खाली खाका नहीं है, बल्कि ये तो पर्चे की पूरी कहानी बता रहा है। देखें, ब्रैकेट के अंदर सवालों की तादाद लिखी है और बाहर उनके नंबर। ये समझें कि ये पर्चे का डीएनए है जो इस बात की गारंटी देता है कि पेपर बिल्कुल मुतवाज़िन और जामे है। अच्छा जी, तो ब्लूप्रिंट अब हमारे हाथ में है। अब शुरू होता है तीसरा मरहला, सवालात लिखना। यहाँ से असल क्रिएटिव काम शुरू होता है, लेकिन ये भी याद रहे कि ये क्रिएटिविटी भी ब्लूप्रिंट की बाउंड्रीज के अंदर ही रहकर करनी है, ताकि पेपर अपने मकसद से इधर उधर ना हो जाए। अच्छे सवाल बनाने के भी कुछ असूल हैं। सबसे पहली बात, जुबान बिल्कुल सादा और साफ होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। दूसरी बात, हर सवाल सिर्फ एक ही मकसद को जांचने के लिए हो। एक सवाल में 2-3 बातें ना पूछी जाएं। और हाँ, पूरे पेपर में सवाल आसान से मुश्किल की तरफ जाने चाहिए, ताकि शुरू में ही तुलबा का हौसला ना टूट जाए। सवालात लिख लिए, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद आता है एक बहुत ही ज़रूरी कदम, और वो है एक्सपर्ट रिव्यू। सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स और ज़बान के माहिरीन इन सवालों को अच्छी तरह चेक करते हैं, ताकि कोई टेक्निकल गलती या ज़बान का कोई मसला बाकी ना रहे। यही वो स्टेप है जो पेपर के मेयार को बेहतरीन बनाता है।
اچھا، پیپر کو فائنل کرنے سے پہلے پرچے کا خود ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا مزے کی بات؟ یہ ہے ہمارا چوتھا مرحلہ، جسے ٹرائی آؤٹ کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیپر کو طلباء کے ایک چھوٹے سے گروپ پر آزمایا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اصل امتحان میں ہوتا ہے۔ اس سے اس کی ساری خامیاں اور خوبیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ اور یہ ٹرائی آؤٹ بھی سٹیپس میں ہوتا ہے۔ پہلا ٹرائی آؤٹ بہت چھوٹے پیمانے پر، کوئی 5 اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تاکہ موٹی موٹی غلطیاں پکڑی جائیں۔ پھر ہوتی ہے پائلٹ سٹڈی، جس میں 30-40 اسٹوڈنٹس شامل ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں ہوتا ہے فائنل ٹرائی آؤٹ، تقریباً 100 اسٹوڈنٹس پر، تاکہ ہمارے پاس ایک قابل اعتماد ڈیٹا آ جائے۔ اب ٹرائی آؤٹ کے بعد جو جوابات اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر شروع ہوتا ہے 5واں مرحلہ، آئٹم انالیسس، یعنی ایک ایک سوال کا تجزیہ۔ اس انالیسس سے ہمیں 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو سوال کی مشکل کی سطح کیا ہے، اور دوسری اس کی امتیازی طاقت کتنی ہے، مطلب وہ سوال اچھے اور کمزور اسٹوڈنٹس میں فرق کر بھی پاتا ہے یا نہیں۔ تو اس سارے تجزیے کی روشنی میں اب ہم اپنے آخری 2 مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ہے پرچے کا فائنل ڈرافٹ تیار کرنا، اور دوسرا اس کی مارکنگ اسکیم بنانا۔ تو چھٹا مرحلہ ہے فائنل ڈرافٹ کی تیاری۔ انالیسس کی بنیاد پر جو سوالات بہت ہی زیادہ آسان، بہت ہی مشکل یا بیکار ثابت ہوتے ہیں، انہیں پیپر سے نکال دیا جاتا ہے۔ صرف سب سے بہترین سوالوں کو چنا جاتا ہے، انہیں صاف ستھری ہدایات کے ساتھ ترتیب دے کر فائنل پیپر تیار کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے 7واں اور آخری مرحلہ، اسکورنگ، یعنی مارکنگ کا طریقہ کار۔ معروضی سوالوں یعنی آبجیکٹیو ٹائپ کے لیے ایک فائنل اسکورنگ کی بنائی جاتی ہے، اور جو لمبے سوالات ہوتے ہیں ان کے لیے ایک تفصیلی مارکنگ اسکیم تیار ہوتی ہے۔ اس سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ چیکنگ کا عمل بالکل غیر جانبدار، شفاف اور سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ آخر میں یہ بات اس پورے عمل کا نچوڑ ہے۔ ایک اچھا ٹیسٹ تخیل کی چمک یا چند لمحوں کی گہری سوچ کا نتیجہ نہیں ہوتا، اس کے لیے صبر، محنت اور کچھ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت صبر، بہت محنت اور گہرا علم چھپا ہوتا ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ سارا عمل سمجھ لیا ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہمارے تعلیمی نظام میں امتحانی پرچے واقعی اسی سائنسی اور منظم طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں؟ اور اگر نہیں، تو اس سے سیکھنے سکھانے کے پورے عمل پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔